अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली, कौन सा असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, है ना, मोर देन 70 ईयर्स अगो। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में भी बात किया था। तो सवाल ये है कि 70 साल पुराना कॉन्स्टिट्यूशन को आज हम लोग क्यों फॉलो करें? क्या नया नहीं बना सकते हैं क्या? बना तो सकते हैं, लेकिन बहुत अलग अलग प्रकार का समस्या है इसमें बनाने में। खैर उसमें हमको नहीं जाना है, लेकिन क्यों एक्सेप्ट करें? कोई ठोस रीजन है आपके पास? रीजन है, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, देखा जाए। रीजन आपको हर चीज समझते हुए चलना है यहाँ पे, ठीक ना। मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव हैड टू रिटेन देयर rewrite their constitution afresh because the basic rules were not accepted to all major social groups or political parties। दुनिया के अलग अलग कंट्री ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बार बार लिखा है, रीराइट किया है, बार बार लिखा है। लिखने का रीजन ये है कि वहां के सभी लोगों के द्वारा एक्सेप्ट ना किया जाना। बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए अमेरिका का एग्जांपल, हालांकि फॉर एग्जांपल बस, इसको रियलिटी में नहीं लेना है। मान लीजिए अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना, किसी लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर लागू हुआ दोबारा नया वाला कॉन्स्टिट्यूशन। फिर अमेरिका का कोई ऐसा रिलीजन है जो कि उसको नहीं मान रहा है, यानी कि बार बार उसको क्या करना पड़ रहा है, अपना नया संविधान बनाना पड़ रहा है। क्यों बनाना पड़ रहा है? क्योंकि वहाँ के लोग उसको मान ही नहीं रहे हैं, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को, जो नियम कानून उसमें लिखा हुआ उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, तो उनको बार बार लिखना पड़ रहा है ना। ये चीज़ इंडिया के अलावा बाकी कंट्री में था, लेकिन इंडिया में ये चीज़ नहीं था। तो क्या आप यहाँ से कह सकते हैं कि इंडिया का संविधान एक ऐसा संविधान था जो कि इंडिया में रहने वाले हर एक प्रकार के ग्रुप ऑफ पीपल के लिए भी और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी सही था, सटीक था? तभी तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। बिल्कुल सटीक था ना। यदि गलत होता तो हो सकता है कि उसको बदलना पड़ जाता या फिर दोबारा लिखना पड़ता उसको, लेकिन ऐसा भारत के संविधान के साथ नहीं हुआ, दोबारा नहीं लिखना पड़ा। लेकिन हाँ, एक बात हम यहीं पे जोड़ना चाहेंगे पहले ही, उसमें कुछ बदलाव जरूर किया गया। बदलाव में और बदलने में फ़र्क है ना। बदलने का, रीराइट का मतलब होगा दोबारा उसको लिखना बैठ के एकदम आराम से, लेकिन बदलाव का मतलब होता है कि कुछ उसमें है तो उसको हटा के कुछ जोड़ देना, कुछ है तो उसमें कुछ घटा देना, इस प्रकार से है ना। तो भारत का संविधान इस प्रकार का था कि चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर किसी ने उसको दिल से लगाया, यानी कि हर किसी ने उसको फॉलो किया। इसीलिए भारत का संविधान एकदम बिल्कुल अटूट है, टूट नहीं सकता है, वो इस प्रकार का था। ये तो पहला कारण हो गया कि क्यों मानना चाहिए हमको भारत के संविधान को। आगे बढ़ते हैं फिर। इन सम अदर कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट्स एज अ मेयर पीस ऑफ पेपर। बाकी कंट्री में ना कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना केवल एक पीस ऑफ पेपर है, बस उतना कुछ नियम कानून उसमें जो लिखा हुआ है उसको उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता उस कंट्री में रहने वाले लोगों के द्वारा। बाकी कंट्री में ऐसा होता था उस समय पे, लेकिन भारत का जो संविधान है, भारत के लोग, भारत के गवर्नमेंट, भारत के कोर्ट, हर कुछ उसी पे चलता है। तो भारत का जो है ना संविधान एक पीस ऑफ पेपर नहीं है, वो हर एक दिलों, यानी कि हर एक रिलीजन के लोग आज शांति से जो रह पा रहे हैं भारत में, वो संविधान का ही देन है। तो ये पेपर नहीं है, ये बहुत कुछ कहता है ना। तो दूसरा कारण आपको मालूम चल गया क्यों ये हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना। आगे, नो वन एक्चुअली फॉलोज इट, यानी कि जो अलग अलग कंट्री में जो एक पीस ऑफ पेपर केवल है उसको कोई उतना ज़्यादा मानता नहीं है, लेकिन भारत में तो हम लोग मानते हैं भाई उसको। आगे, द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट। अलग अलग जगहों पे भारत का, यानी कि जो अलग अलग कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है वो केवल और केवल एक पीस ऑफ पेपर है जो कि हर कोई मानता नहीं है, लेकिन भारत के केस में ये चीज़ डिफरेंट है ना। क्या डिफरेंट है देखिए, नो लार्ज सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टीज हैव एवर क्वेश्चनड द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। आज तक हमारे इंडिया में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने या फिर किसी भी सोशल ग्रुप में ने या फिर किसी ने भी भारत के संविधान पे उंगली नहीं उठाया, लेकिन हाँ उस पर जो कुछ लिखा हुआ है ना उस पर उंगली जरूर उठाया है। कहा गया कि इसको बदल दीजिए, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। समझ आ रहा बात? चलिए एक चीज़ और यहाँ पे बता देते हैं, हालांकि आगे मिलेगा आपको ये चीज़। भारत का संविधान जब बन रहा था ना, तो हमारे जो लीडर थे जो बना रहे थे संविधान को, 299 मेंबर, उसमें हमारे एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे, ठीक ना। तो
उन सभी ने ये प्रावधान रखा भारत के संविधान में कि जब भी जरूरत पड़ेगा भारत के संविधान को रीराइट नहीं किया जाएगा, बल्कि उसमें सुधार किया जाएगा। सुधार का ही नाम है अमेंडमेंट। समझ रहे बात को? यह संविधान में उस समय प्रावधान था और आज भी है, ठीक ना? ऐसा क्यों है? जैसे मतलब हो गया, जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे आज के समय में, उस समय, चलिए इसको आप ऐसे समझिए, जिस समय हमारा भारत संविधान लिखा गया वो दौर था कब का? 1900, जब तैयार हो चुका था 1949। उस समय पे कुछ और स्थिति रहा होगा भारत का। लेकिन आज यदि 70-72 साल बाद यदि देखा जाए तो हमारे भारत का स्थिति कुछ और है। हो सकता है कि हमारा ज़रूरत अलग हो गया हो कुछ, है ना? हमारा नीड कुछ और अलग हो गया होगा, क्योंकि समय के अनुसार हमारा नीड भी बदलता रहता है। बात समझ रहे हैं इस बात को? तो भारत के संविधान में जो ये लिख रहे थे भारत के संविधान को, उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में भारत बदलेगा। तो यहाँ पे पहले ही एक ऐसा प्रावधान आप डाल दीजिए जिससे कि भारत के संविधान में कुछ सुधार किया जा सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल इसका सबसे अच्छा सा है, भारत के संविधान जब लिखे जा रहे थे उस समय पे जम्मू एंड कश्मीर बिल्कुल एक अलग हिस्सा था भारत का। हालांकि था तो भारत का ही, अलग से, मतलब कि उस पर 370 लगा हुआ था। 370 क्या, कभी अलग से बताएंगे आपको। बस ये समझ लीजिए कि वो जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, ना पूरी तरीके से इंडिया का था, ना पूरी तरीके से पाकिस्तान का था। समझ रहे बात को? ये उस समय का बात है। लेकिन आज के दौर में पूरी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर भारत का हो चुका है। तो ये क्या हुआ? संविधान में बदलाव किया गया ना। इसीलिए कहा था हमारे लीडर्स ने कि जब भी भारत के संविधान को, मतलब कि जब लिखा जा रहा था, तो जब भी जरूरत पड़ेगा इसमें सुधार किया जा सकता है। ये प्रावधान था और आज भी है। नहीं, हटाया नहीं जा सकता उसको, हटाना बिल्कुल भी नहीं है। उसमें सुधार आप भले ही कर सकते हैं, कि कुछ जोड़ सकते हैं, कुछ घटा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे किसी ने भी उंगली नहीं उठाया, लेकिन उसमें जो कुछ कुछ नियम कानून लिखे हुए थे उन पर जरूर उंगली उठा, है ना? क्योंकि हमारा समय जैसे जैसे बदला, हमारा जरूरत भी बदलता चला गया। आगे बढ़ते हैं फिर। दिस इज एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन। जरा बताओ, आज तक 72 साल हो गया, हमारे संविधान के ऊपर किसी ने उंगली तक नहीं उठाया कि आपका संविधान गलत है। तो ये क्या है? ये एक अचीवमेंट नहीं तो और क्या है? और 72 साल में कितना देश का संविधान दोबारा बन के रेडी हो चुका है। समझ रहे बात को? जैसे कि एग्जांपल आपको देंगे, क्लास 10th में, अच्छा छोड़िए उसको, क्लास 10th में इसे बता देते हैं। बेल्जियम एक कंट्री है, छोटा सा है ना? वहाँ पे जब क्लास 10th में आएंगे तो आपको बताएंगे, बेल्जियम का जो संविधान है बहुत बार उसको बदला गया है, बहुत बार। समझ रहे हैं? तो भारत का संविधान के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो कुछ लिखा गया था, हर एक रिलीजन के लोग उसमें शामिल थे। जिस रिलीजन में जो धर्म है, जो कल्चर है, जो लैंग्वेज है, उसको उसमें डाला गया है। इसीलिए आज आप हिंदी चाहे हिंदी बोल सकते हैं, इंग्लिश बोलना चाहे बोल सकते हैं, मराठी, गुजराती, उर्दू, फारसी, कुछ भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। ये आपको कौन अधिकार दिया? आपका संविधान अधिकार दिया। और आज तक संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है कि भारत का कोई अपना लैंग्वेज है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज आज तक भारत का कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं दिया गया ऑफिशियल लैंग्वेज किसी को दर्जा? इसलिए नहीं दिया गया कि मान लीजिए यदि हिंदी लैंग्वेज को यदि दर्जा दे दिया जाता ऑफिशियल लैंग्वेज का, तो क्या उर्दू वाले बुरा नहीं मानते? मानते। क्या इंग्लिश वाले बुरा नहीं मानते? मानते। इंग्लिश मेनली हमारा साउथ इंडिया में बोला जाता है ना? केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, इन सब जगह पे इंग्लिश बोला जाता है। तो आज तक भारत का संविधान इस प्रकार का बना हुआ है कि आज तक किसी लैंग्वेज को इन्होंने ऑफिशियली घोषित ही नहीं किया। ये तो खूबसूरती है भारत के संविधान का, है ना? सबको लेके चल रहा है। भाई आपको जो मर्जी हो आप बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, है ना? आगे बढ़ते हैं फिर। कह सकते हो, नहीं, मतलब उसको ना एक तरह के से आप कह सकते हैं कि मतलब हिंदी ना भारत में सबसे ज़्यादा बोला जाता है, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। आप मदर टंग कह लीजिए, लेकिन ऑफिशियली घोषित नहीं हुआ कि हिंदी ही भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज है। जैसे इंग्लैंड का है ना इंग्लिश, उस प्रकार से हमारा ये नहीं है। आज तक संविधान किसी भी लैंग्वेज को ऑफिशियली घोषित ही नहीं किया, बस कह दिया है कि आपको जो बोलना है आप बोलिए, अधिकार है आपको बोलने का, बोलिए। ठीक है, चलिए। ऐसा नहीं समझना है कि हिंदी बोला जाता है तो हिंदी ही हमारा हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। संविधान में लिखा ही नहीं गया इस चीज़ के बारे में। आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया।
सबसे बड़ा फीचर्स इसका ये है, फीचर्स में भी सबसे बड़ा फीचर्स ये है भारत के संविधान को मानने का, 70 साल पुराना संविधान को मानने का, कि ये किसी एक इंसान के द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा लिखा गया है, जिनको कि चुना गया था वोटिंग देकर। तो हमारे लीडर ने चुना, सॉरी हमारे लीडर ने लिखा आपस में मिल के, और 1, 2, 5, 10 के द्वारा लिखा जाता तो कोई बात भी होता। यहाँ पे तो 300 मिल के लिख रहे हैं, है ना। तो जो लिखे होंगे बिल्कुल ही सही लिखे होंगे, और एक से एक दिग्गज लोग उसमें थे शामिल, पढ़े लिखे एकदम, बहुत डिग्री वाले ये सब। समझ रहे बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो वो किसके द्वारा लिखा गया? हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा लिखा गया, जो कि भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, है ना, भारत के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। यानी कि हम लोग अपने लीडर को चुन रहे हैं, मतलब हमको किसको चुन रहे हैं? यदि हम लोग अपने लीडर को वोट दे रहे हैं, मतलब कि हमको उस पर विश्वास है, वो जो करेगा हमारे भलाई के लिए करेगा। तो जो संविधान लिखा क्या वो हमारे भलाई के लिए नहीं लिखा होगा? बिल्कुल लिखा होगा, है ना, उस पर उंगली उठाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये सब आपको कारण मालूम चल रहा है कि क्यों हमको भारत के संविधान को मानना चाहिए, जो 70 साल पुराना हो गया, क्यों मानना चाहिए हमको, है ना, ये सब कारण है। आगे, द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स, कास्ट, क्लासेस, रिलीजियन एंड ऑक्यूपेशन। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अलग अलग मेंबर थे, वो अलग अलग रिलीजन से भी आते थे, अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, अलग अलग उनका ऑक्यूपेशन था, यानी कि पेशा था काम करने का, अलग अलग कास्ट से भी वो लोग आते थे। तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि उस पर उंगली उठाया जाए, क्योंकि जैसे मान लीजिए यदि मुस्लिम लीडर उसमें होंगे तो मुस्लिम के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं उनके पर्व त्यौहार को मनाने का, लैंग्वेज बोलने का, वो उनमें डाला गया होगा। यदि क्रिश्चियन लोग उसमें गए होंगे तो क्रिश्चियन के आइडिया को डाला होगा, हिंदू गए होंगे तो हिंदू का डाला गया होगा। यानी कि पूरे के पूरा जो है ना वो हमारा मिक्सचर है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारत का वो मिक्सचर है, भारत के अलग अलग धर्म का वो मिक्सचर है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखा जाए फिर क्या लिखा हुआ है। द ड्राफ्टिंग कमिटी चेयर्ड का मतलब हो गया हेडेड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन। तो जो ड्राफ्टिंग कमिटी था, यहाँ पर ड्राफ्टिंग कमिटी कौन? ड्राफ्टिंग कमिटी का मतलब हो गया ऐसे लोगों का ग्रुप जो कि भारत के संविधान को लिख रहे थे, बना रहे थे, है ना। और उसको चेयर कौन कर रहे थे, यानी कि उसका हेड कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। समझ गए? और इनको हम लोग कभी कभी प्यार से बाबा साहेब अंबेडकर भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन इनका पूरा नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव, अच्छा ऐसा था क्या? हो सकता है, समझ के बात को। लेकिन हाँ, हम लोग इसको इंडियन हिस्ट्री में बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ से आपको क्या मालूम चला कि जब हमारा भारत का संविधान पूरी तरीके से तैयार हो गया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया? सभी के सामने उस पेपर को रखा कि भाई देख लो, ये हमारा भारत का संविधान है, क्या आप राजी हैं? तो ठीक है, यदि कुछ बदलाव है तो हमको बोल दीजिए, है ना। इसको लॉन्च करने से पहले इसमें सुधार किया जाएगा। आएगा आएगा भी आएगा, वो भी है नीचे। जैसे इसमें नहीं है क्या, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, हम लोग अपने कुछ पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है कि भारत में रहने वाला, हालांकि अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग नियम होता है वोटिंग राइट। जैसे हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में ये है कि जो भी मैन या फिर वोमेन कोई भी है जिसका उम्र 18 साल या 18 साल से ऊपर का है, वो वोट दे सकता है अपने लीडर को। यही हमारा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, समझ गए। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक ऐसा टर्म है जो कि हमको बताता है भारत में रहने वाले लोग, जो भी, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, यानी कि मैन वुमेन कोई भी हो, मेल फीमेल कोई भी हो, यदि उसका उम्र 18 साल या 18 साल के ऊपर का है, वो किसी भी कास्ट से आए, रिलीजन से आए, लैंग्वेज बोलने वाले से आए, किसी भी लैंग्वेज को वो फॉलो कर सके, मतलब कि ये सब मायने नहीं रखता है। आपका उम्र यदि 18 साल के ऊपर है तो आप वोट दे सकते हैं। बस यही हमारा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है। आगे, तो जब हमारा संविधान पूरी तरीके से रेडी हो गया तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया? उस पेपर को, जो हमारा पेपर एक बुक के रूप में था, वो सभी के सामने रखा, कहा कि देखो भाई ये हमारा संविधान है, इसको आप देख लीजिए, क्या सही आपको लग रहा है तो ठीक है, और यदि कुछ बदलाव है तो बता दीजिए, है ना। तो लागू होने से पहले उसमें बहुत बार संशोधन किया गया, बदलाव किया गया। उसमें क्या था देखेंगे इसके बारे में। सेवरल राउंड्स ऑफ थोरो डिस्कशन टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज बाय क्लॉज, यानी कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय पे बहुत बार एकदम थोरो डिस्कशन, मतलब कि शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत बार डिस्कशन हुआ,
कि देखो भाई ये है, क्या ये ठीक होना चाहिए, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या ये आपको सही लग रहा है, गलत लग रहा है, पूरी तरीके से हर एंगल से डिस्कशन उसमें किया गया। समझ रहे बात को? हर एक तरीके से जितना भी समस्या उसमें उठ सकता था, हर एक समस्या को उन्होंने उठाया और हर एक समस्या का समाधान भी उसमें लिख दिया। लेकिन फिर भी उनको लगा कि जो हम लोग आज लिख रहे हैं, हो सकता है आने वाले जनरेशन के लिए वो चीज़ अलग हो जाए, है ना। तो उन्होंने वहाँ पे प्रावधान रखा अमेंडमेंट का, यानी कि संशोधन का, यानी कि सुधार का। समझ रहे बात को? तो आज के समय में यदि हमको कुछ लगेगा जो कि भारत के संविधान में होना चाहिए, तो हम लोग सुधार उसको कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ये प्रावधान है हमारे संविधान में। आगे बढ़ते हैं फिर। क्लॉज बाय क्लॉज का मतलब क्या हो गया? हर एक एकदम लाइन बाय लाइन थोरोली उसको डिस्कस किया गया, है ना। आगे, मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वेयर कंसिडर्ड। सोचो, जब भारत का संविधान रेडी हो चुका था लेकिन लागू नहीं हुआ था, लागू के पहले, है ना, लागू के पहले 2000 बार उसमें बदलाव किया गया। सोचो 2000। इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं जो उसमें लिखा गया होगा, कुछ ऐसा उसमें जरूर लिखा गया होगा जिसको कि बदलने की जरूरत है, तभी तो 2000 बदलाव किया गया, है ना। और वो बदलाव का प्रावधान आज तक हमारे यहाँ पे संविधान में। तो 2000 हमारे संविधान को उसमें सुधार किया गया। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। द मेंबर्स डेलिब्रेटेड फॉर 114 days स्प्रेड ओवर 3 years। देखो यहाँ पे ध्यान से क्या लिखा हुआ है? द मेंबर्स डेलिब्रेटेड फॉर 114 days, 114 दिन तक ये लोग लगातार आपस में मिलते रहे, आपस में डिस्कस करते रहे कि किस प्रकार का हमारा संविधान होना चाहिए। और ये 114 दिन किस प्रकार से 3 साल में कन्वर्ट हो गया, पता ही नहीं चला। यानी कि मोटा मोटी जो हमारा संविधान है बनने में लगा है लगभग 3 साल, पूरा 3 साल नहीं है, हल्का फल्का कम है। 3 साल लगा हमारे संविधान को लगभग बनने में। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो है 114 दिन लगातार वो लोग आपस में मिलते रहे, पूरा अपना हार्डवर्क उन्होंने उसमें किया। करने के बाद जो हमारा संशोधन हुआ 2000 बार, उनमें उनको बदलाव करने में लग गया होगा 3 साल, है ना, ऐसा हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज़ बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व्ड। जो भी स्टेटमेंट या फिर जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी वर्ड भारत के संविधान में उस समय पे लिखा गया था, जिसको कि बाद में बदल दिया गया होगा अमेंडमेंट के द्वारा, वो सारा कुछ आज भी प्रिजर्व है, आज भी रिकॉर्डेड है लाइब्रेरी में। वो आपको देखने को नहीं मिल सकता है, वो शोक पीस के केवल दौर पर रखा रहता है। समझ रहे बात को? तो जो भारत का संविधान, भारतीय संविधान का जो सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है ना, यदि ये आपको देखना हो तो आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगा। हर एक लाइब्रेरी में नहीं, दिल्ली के लाइब्रेरी में। समझ रहे बात को? कोई डाउट इसमें? तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। हालांकि वो वाला हमारा नहीं चलता है, उसका फोटोकॉपी वाला, यानी कि उसका दोबारा लिखा गया होगा, क्योंकि 70 साल पुराना संविधान, आप समझ रहे हैं। संविधान तो वही है, मटेरियल वही है, बस उसको फोटोकॉपी प्रिंटिंग वाला करके नया बुक बना दिया गया बस। और यदि आज हम लोग चाहें तो आज हम लोग अपने भी संविधान को पढ़ सकते हैं, हम लोग पढ़ सकते हैं, कॉमन पीपल, है ना। यदि आपको जानना हो कि भारत का संविधान कैसा है, किन्होंने का अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिया, तो आप बुक खरीद के पढ़ सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बुक आता है, ये तो नहीं मालूम है, अलग अलग ऑथर का अलग अलग है अपना। ऑथर नहीं मतलब अलग अलग पब्लिकेशन का प्राइस अपना अलग अलग है, लेकिन कंटेंट तो सभी में सेम रहता है। तो प्राइस हमको नहीं मालूम है, आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा क्या होता है। समझ में आ गया यहाँ तक? तो जो भी उसमें वर्ड कहा गया, वो हर एक वर्ड आज भी हमारा एकदम प्रिजर्व है, म्यूजियम में आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। These are called constituent assembly debates। और यही हमारा क्या कहला गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स का मतलब क्या? कि भारत के संविधान को बनाने के लिए उन सभी मेंबर ने जो भी डिबेट किया, हाँ भाई ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इसी को हम लोगों ने क्या कह दिया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। बस सिंपल सी बात है ना। आगे, व्हेन प्रिंटेड दीज डिबेट्स आर 12 बल्कि वॉल्यूम्स। जब डिबेट मतलब जब हमारा संविधान रेडी हो गया उस समय पे, उसके बाद जब उसका प्रिंट किया गया, लिखने के बाद उसको प्रिंट किया गया, तो 12 वॉल्यूम इसका निकाला गया। 12 वॉल्यूम का मतलब हो गया कि 12 मतलब अलग अलग वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 किताब होता है ना, ऐसा इस प्रकार का निकाला गया। समझ में आ गया बात? लेकिन हाँ, यदि आप इसको पढ़ना चाहेंगे ना, तो आपको एक सिंगल बुक के रूप में मिल जाता है। सिंगल बुक के रूप में आपको ये मिल जाता है। थोड़ा सा उसमें उसका कॉम्प्लेक्स रूप है, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा उसमें शॉर्ट करके बताएगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। These debates provide the rationale behind every provision of the constitution। अच्छा, ये जो डिबेट हो रहा था बार बार लोगों के बीच में, सहमति वाला सिस्टम कि भाई तुम राजी हो कि नहीं राजी हो संविधान से, इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ये डिबेट जाके भारत के संविधान का माइलस्टोन सिद्ध हुआ। डिबेट अच्छा था, होना भी चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे एक प्रकार के लोग नहीं, अलग अलग प्रकार के लोग थे, है ना। तो भारत का संविधान के बारे में जो भी आपने अभी तक पढ़ा, जो भी आपने यहाँ तक सीखा, ये बताता है कि भारत का संविधान हमको क्यों मानना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट हमने आपके सामने रखा, जो कि आपके बुक में भी लिखा हुआ है। इसके कारण आप कह सकते हैं कि भारत के संविधान को हमको फॉलो करना चाहिए। समझ गए बात को? कोई डाउट यहाँ तक अब तक समझने में? चलिए, इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है एक नया टॉपिक जिसका नाम है गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें भी हमारा 2-3 टॉपिक है, छोटा छोटा टॉपिक है, इसको फटाफट खत्म करके हम लोग चैप्टर को खत्म करेंगे। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, थैंक यू वेरी मच।